फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं। इसमें पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था, पिछले वीडियो में, कि कैसे केमिकल इक्वेशंस के लिए केमिकल फॉर्मूला और कैसे उस इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। मतलब केमिकल इक्वेशंस के बारे में फुल्ली आपको बता दिया गया था कि कैसे केमिकल रिएक्शन को उसके इक्वेशंस में कन्वर्ट करना और कैसे उसको बैलेंस करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और उससे उत्पन्न होने वाली घटनाओं के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। आइए उसके बारे में देखते हैं जरा। तो एक केमिकल रिएक्शन का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मैग्नीशियम बॉन्ड्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने केमिकल रिएक्शन को लिख दिया है कि मैग्नीशियम बॉन्ड्स मतलब जलता है इन एयर के प्रेजेंस में, क्या बनाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। यहाँ एयर कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, O2। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा Mg, बॉन्ड्स इन एयर यानी O2, तो बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये 2 लगा के हमने इसको बैलेंस किया है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग व्हाइट पाउडर भी कहते हैं, व्हाइट पाउडर भी कहते हैं। और याद रखिए कि मैग्नीशियम हमेशा व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम मतलब उजले फ्लेम के साथ जलता है। यही एक ऐसा मेटल है जो उजले फ्लेम के साथ जलता है और व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस भी करता है। फिर देखते हैं मैग्नीशियम होता कैसा है, क्या होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक सिल्वरी शाइनी मेटल है। सिल्वरी शाइनी मेटल कहने का मतलब हुआ, यह एक ऐसा मेटल है जो चांदी की तरह ही दिखता है। कैसा दिखता है, चांदी की तरह। और इसे जलाने से पहले हमें इसको रगड़ना पड़ता है। इट शुड बी रब बिफोर बर्न, यानी कि इसको जलाने से पहले हमें रब करना चाहिए। क्यों रब करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। यदि इसको कहीं छोड़ दिया जाए तो अपने आप रिएक्शन कर सकता है। तो इस अनडिजायर्ड रिएक्शंस को रोकने के लिए मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, जो मैग्नीशियम है पतला पतला वो स्ट्रिप टाइप का बना दिया जाता है, मैग्नीशियम स्ट्रिप भी कर सकते हैं, रिबन भी कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा दिया जाता है। और इसी प्रोटेक्टिव लेयर का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड कहिए या मैग्नीशियम कार्बोनेट कहिए, ठीक है, ताकि यह मैग्नीशियम रिबन जो है किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करे। इसीलिए इसको जलाने से पहले क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों में पूछ सकता है दो तरह से, यदि किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो, कि 4 मेटल का नाम दे देगा और पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, तो आप मैग्नीशियम को फटाक से टिक कर लीजिएगा वहां पे। फिर एक क्वेश्चन राइज होता है, ये सब असाइनमेंट में है, देख लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। फिर हम यहां कह सकते हैं, एक क्वेश्चन उठता है, why should we advised to rub मैग्नीशियम रिबन या स्ट्रिप कहिए बिफोर बर्न। हमें मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले रगड़ने के लिए क्यों सलाह दिया जाता है, क्यों कहा जाता है। अभी भी पता है कि मैग्नीशियम रिबन हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड व्हिच प्रिवेंट इट फ्रॉम द अनडिजायर्ड रिएक्शंस। यानी कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसके पास क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का या कार्बोनेट का कह सकते हैं, जो इसको अनडिजायर्ड रिएक्शन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, जब भी जलाना होगा तो जब तक वो लेयर नहीं रिमूव होता है तब तक वो मैग्नीशियम रिबन जल नहीं सकता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ने का एडवाइस दिया जाता है। ओके, ये क्लियर हो जाएगा, लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या इवेंट हो सकता है, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, मतलब विशेषता कहते हैं। Characteristics of chemical reactions यानी कि केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं अपने रियल लाइफ में। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं,
पूजा पाठ करते हैं या घर पे खाना बनाते हैं, कोई भी चीज जलाते हैं, तो देखिए उस समय क्या क्या इवेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपके यहाँ यज्ञ हो रहा हो, आप लोग जरूर देखे होंगे कि हवन हो रहा हो, तो हवन कुंड में क्या क्या होता है, जैसे धूप डाला जाता है, घी डाला जाता है और भी बहुत सा सामान डाला जाता है। तो उस समय क्या क्या होता है, धूप जल जाता है, घी जल जाता है, क्या क्या होता है। देखिए धूप को डाले हम उसमें हवन कुंड में, धूप जल गया, यानी धूप था सॉलिड, जल के क्या बना, राख बन गया और धुआं निकला। यानी कि सबसे पहले कहेंगे कि हवन होते ही धुआं निकलना शुरू हुआ, यानी पहला काम क्या हुआ है, वहां पे धुआं निकला है, उसमें स्मेल आएगा, यानी कोई ना कोई गैस है जो हमें महक रहा है। तो पहले हम लोग क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस कहेंगे। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें गैस भी निकल सकता है, जैसे अभी हवन कुंड में हमने आपको बताया। दूसरा क्या हो सकता है कि हवन कुंड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वो जितना भी आप हवन कुंड बनाए हैं, रिएक्शन के बाद जब हवन हो जाएगा तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हुआ है, चेंज हो गया आपका। तीसरा क्या कर सकते हैं आप, जैसे जलता है कोई चीज तो कभी देखते हैं कि घी कुछ और कलर था, धूप कोई और कलर था, आग कभी पीला जल रहा है, कभी ब्लू जल रहा है, येलो सोडी फ्लेम भी जल रहा है, ब्लू फ्लेम भी जल रहा है। तो कह सकते हैं क्या कि वहां पे कलर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है, चेंज इन कलर। खुद देखिए धूप किस कलर का था या कोई भी चीज किस किस कलर का था, डाले वहां पे पीला रंग और ब्लू रंग का जल रहा है, मीन्स चेंज इन कलर भी हुआ है। चौथा क्या कर सकते हैं आप कि वहां पे घी था तो कभी कटोरी में खड़ा के रखा गया था तो लिक्विड स्टेट में था, कभी जमा हुआ है तो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जब जल गया तो उसका स्मेल आया, तो कैसे आया, गैसेस स्टेट में आने के बाद आया। इसका मतलब सॉलिड या लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हुआ है, वो गैस में। यानी यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। सॉलिड लिक्विड से किसमें बन गया, वो गैस में बन गया। और पांचवा क्या कह सकते हैं हम लोग, अब बताइए हवन हो गया, लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा सॉलिड होता है जो बच जाता है, जो पूरी तरह नहीं जलता है, यानी कोई ना कोई सॉलिड सब्सटेंस जरूर बनता है, कभी ना कभी कोई रिएक्शन कराएगा। तो यानी कह सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो ये हुआ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो 5 प्रकार के हैं, और ये हमने आपको एक हवन पे ही एग्जांपल देके बता दिया। तो ये आपके रियल लाइफ से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, आप इसको देखे हुए हैं, उसी को बस हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, आज आप लोगों ने जाना। तो देख लिए, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हुआ। आइए देखते हैं पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है। इवोल्यूशन ऑफ गैस को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ जान ले एसिड्स के बारे में। एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या है, एसिड जो है आप पढ़े होंगे 6 7 8 में। एसिड दो तरह का होता है, एक डाइल्यूटेड एसिड और एक कंसंट्रेटेड एसिड। कॉन्क एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड किसको कहते हैं, वाटर कंटेनिंग एसिड्स आर कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड्स। यानी जितने भी एसिड हैं जिनमें मीडियम एज वाटर डाला हुआ हो, एज ए मीडियम वाटर डाला गया हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला गया हो, कुछ भी मिलाया गया हो, वो डाइल्यूटेड एसिड कहलाएंगे। कॉन्क एसिड किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसिड हो, यानी 100% क्या हो, लगभग एसिड ही हो, उसको कहेंगे हम लोग कॉन्क एसिड। ठीक है, तो कुछ एसिड्स के नाम आप जान लीजिए, जैसे HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 को नाइट्रिक एसिड और H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूटेड करने का मतलब हुआ कि क्या हो, उसमें कोई ना कोई मीडियम मिलाया गया हो। तो डाइल्यूट करने का मतलब ये हुआ
कि एसिड डाइल्यूटेड है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें मिलाया गया है, वाटर हो या कुछ भी हो। क्यों मिलाया जाता है? इस एसिड्स को इसके आयन में तोड़ने के लिए। तो देखिए, जब भी ये एसिड्स कभी किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो यदि डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वहां पे यह HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस में टूटा हुआ होगा। HNO3 जो है H प्लस और NO3 माइनस में टूटा हुआ होगा, और H2SO4 H प्लस और SO4 माइनस में टूटा हुआ होगा। ये आपको कोई भी प्रोडक्ट लिखने में काफी हेल्पफुल होगा। ये टूटा हुआ होगा तो ये जो आयनिक पार्ट है, निगेटिव आयन जो है, निगेटिव आयन वाला जो पार्ट है, ये हमेशा मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। इसके साथ मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। और ये H प्लस जितने भी हैं ये या तो किसी के निगेटिव आयंस के साथ जुड़ेंगे और नहीं तो हाइड्रोजन गैस H2 बन करके वहां से बाहर निकल जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। आइए देखते हैं। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज नोट्स में देख लीजिएगा। आइए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है। पहला देखते हैं कि अधिकांश मेटल जो होते हैं, जितने भी मेटल हैं, यानी कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू इवॉल्व आउट हाइड्रोजन गैस। यानी कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल, most of metals react with dilute acids to evolve H2। यानी कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स, यानी कि अधिकांश मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं। एग्जांपल देते हैं आपको कि जिंक ग्रेनुअल्स, या फिर पहले आप रिएक्शन देख लीजिए फिर उसके बाद में हम वर्ड में आपको समझाते हैं कि जब जिंक का रिएक्शन कराया गया, H2SO4 कैसा है, डाइल्यूटेड है, डाइल्यूट से कराया गया, तो यहाँ आप जानते हैं ये जिंक, देखिए ऐसे तो हम यहाँ प्रोडक्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा कुछ जगहों पे, लेकिन यदि सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं कि कैसे हम इसका प्रोडक्ट खुद लिख लें, तो बस यहाँ देखिए जिंक का वैलेंसी याद रखिए कि 2 होता है। ये H2SO4 है, हमने अभी अभी आपको समझाया कि ये H प्लस SO4 माइनस में टूटेगा, और ये निगेटिव वाला आयन जो है वो हमेशा किसके साथ जाएगा, मेटल के साथ जुड़ना है। और यदि H प्लस जो बन रहा है कोई है तो किससे रिएक्ट कर ले, और नहीं तो H2 बन करके यहाँ से बाहर निकल जाए। तो यहाँ तो H प्लस जो है वो H2 बन के निकल गया, बचा क्या, Zn2 और SO4 माइनस। तो जिंक की भी वैलेंसी 2 है और SO4 की भी वैलेंसी 2 है, कट गया तो क्या बना, जिंक सल्फेट बन गया और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। यहाँ पे जब भी कोई गैस निकलेगा बाहर तो यहाँ एरो दिखा देंगे कि हाँ ये गैस बाहर निकल रहा है। इसमें कोई डाउट? जिंक मेटल है, वैलेंसी 2 है, ये H2SO4 को टूटना है H प्लस SO4 माइनस में, तो ये निगेटिव वाला इसके साथ और प्लस वाला जो है अपने आप गैस बन के बाहर निकल जाएगा, और नहीं तो बस प्रोडक्ट कहीं दिया रहेगा तो दिया रहेगा। और यदि सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं तो आप इसको भी थोड़ा सा याद रखें, अपने आप प्रोडक्ट आपसे लिखा जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। हम सोडियम का रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ भी वही घटना होगी। ये HCl जो है H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और ये Na जो है वो किसकी तरफ भागेगा, निगेटिव आयंस की तरफ, और ये H प्लस कुछ नहीं रिएक्ट करने के लिए आगे तो H2 बन के बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ से H2 बन के फिर हाइड्रोजन गैस बाहर गया और क्या बनाया, NaCl बनाया। अब इसको आप कीजिए बैलेंस, विदाउट बैलेंस किए हुए रिएक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ HCl है यानी H 1 है, Cl 1 है, यहाँ H 2 है, यही क्रिएट कर दिया प्रॉब्लम की H 2 है, तो ठीक है H को हमने 2 बना दिया, Cl भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 करके Cl को 2 बना दिए, Na भी 2 हो गया, 2 से यहाँ गुना कर दिया, हो गया बैलेंस। तो हमने ये जाना कि मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। दूसरा कह सकते हैं कि जब भी कोई मेटल्स के कार्बोनेट को हीट किया जाता हो, व्हेन metals carbonate or bicarbonate are metals carbonates or bicarbonates are heated, then CO2 evolves out। जब भी कोई मेटल्स का कार्बोनेट हो, कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट CO3, यानी किसी मेटल के साथ CO3 लगा हुआ है तो मेटल का कार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हुआ? SCO3, यानी किसी मेटल के साथ SCO3 जुड़ा हुआ है तो वो बाइकार्बोनेट है। इन मेटल्स के कार्बोनेट को हीट करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, इसका मतलब हीट होता है, डेल्टा दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका मतलब केमिस्ट्री में हीट होता है। CaCO3 is heated to form CaO plus CO2। इसी तरह दूसरा दे सकते हैं कि जिंक कार्बोनेट को हम हीट कर दे तो भी क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जहां जहां गैस बाहर निकलेगा वो लगा देंगे, याद रखना है। इस कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? मार्बल स्टोन भी कह सकते हैं, सैंड स्टोन भी कह सकते हैं, संगमरमर भी कह सकते हैं। इसका 3 नाम है, मार्बल स्टोन, सैंड स्टोन और संगमरमर। और इस CaO को हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम, मतलब चूना कहेंगे इसको, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं चूना। वो इस जिंक कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है कैलेमाइन, जिसका इस्तेमाल लाल चींटी काटती है तो उसको लगा करके उसको करते हैं हम लोग, क्या? कैलेमाइन का लेप लगा करके। और ये हुआ जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा में देख सकते हैं, हाँ इसमें मेटल्स के कार्बोनेट को हमने हीट किया था, अब बाइकार्बोनेट को हीट करें। लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, क्या बन रहा है? यानी यहां भी कौन सा गैस निकल रहा है? CO2 गैस बाहर निकल रहा है, समझ में आया? यहाँ भी CO2 गैस बाहर निकल रहा है, यहाँ पे CO2 दिखा दिया गया। अब इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। यहाँ Na कितना टाइम है? 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा। करते ही यहाँ कार्बन भी 2 हो गया, कार्बन अकेला है, इसको 2 टाइम कर दीजिए कार्बन को। हाइड्रोजन कितना टाइम? 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन 2 3 जा 6, 3 यहाँ है, 2 यहाँ, 5 और यहाँ 6, यानी कि बैलेंस्ड है। तो ये हुआ आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। चलिए इवोल्यूशन ऑफ गैस में कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन और होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस में, उसको भी समझ लीजिए। When metals carbonate or bicarbonates react with dilute acids, then CO2 evolve out। इस केस में भी CO2 इवॉल्व आउट होता है, कब? जब मेटल्स के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स को रिएक्ट किया जाएगा डायलूट एसिड्स के साथ, तब। आइए करके देखते हैं हम इसको। मेटल्स कार्बोनेट है, मान लेते हैं कोई मेटल कार्बोनेट ले लीजिए,
सोडियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं, इसको रिएक्ट कराएं डायलूट एसिड के साथ, यानी HCl लेते हैं डायलूट एसिड, क्या बना रहा है, साल्ट बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये कुछ रिएक्शंस याद करने होंगे ये और बाइकार्बोनेट्स के, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिलहाल याद करना पड़ेगा। CO2 ऑल अबाउट, यहाँ Na 2 बार है, उधर Na 1 बार है, 2 लगा दिए। यहाँ CO3 1 टाइम है, CO3 1 टाइम CO है, 2 1 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 ही है, इसलिए इसको 2 लगा दिया गया, Cl भी 2 हो गया, ये भी आपका बैलेंस हो गया। और मेटल्स बाइकार्बोनेट का देखते हैं NaSCO3 का रिएक्शन करा रहे हैं, फिर हम HCl के साथ ही करा देते हैं, आप अदर एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तो बन जाता है यहाँ पे, फिर वही प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2, यानी साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बाहर निकलेगा। इसको बैलेंस कीजिए, यहाँ Na अकेला है, लेकिन प्रॉब्लम है सिर्फ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 1 है और 1 यहाँ है, 2 हाइड्रोजन हो चुका है। कार्बन देखिए, कार्बन अकेला है, यहाँ भी कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन यहाँ भी है, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, पहले से ही बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस खत्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा हमने देखा चेंज इन टेम्परेचर, देखो हम लोग चेंज इन टेम्परेचर, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा एग्जांपल हम लोग लेकर के जल्दी शॉर्ट करेंगे इसको। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, देखिए चेंज इन टेम्परेचर मतलब कोई भी रिएक्शन हम करा रहे हैं, उसका टेम्परेचर अचानक से चेंज हो जाना। जैसे आप लोग कभी ये वाटर हो या कोई अदर मीडियम हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं, इसमें आप एसिड डाल रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है, बूंद बाय बूंद डालिएगा, तो यह कंटेनर और ये सॉल्यूशन खुद हीट हो जाता है। ये आप दूसरा देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे घर में चूना देखे हैं, चूना, तो जो क्विक लाइम है उसमें वाटर जब ऐड किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो खौलने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता ही है, साथ साथ वो सॉल्यूशन काफी हीट हो जाता है जो बनता है वो, यानी कि क्विक लाइम जो है प्लस वाटर ऐड कर दे इसमें तो क्या होता है, यहाँ पे स्लग लाइन बनता है, स्लग लाइन कहिए या लाइम वाटर कर सकते हैं, प्लस हीट, यानी ये सॉल्यूशन क्या हो गया, हीट हो गया। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, अभी मैं पिछली बार मैंने आपको बताया था, प्लस H2O, स्लग लाइम एक लाइम वाटर बन रहा है, इसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इसको आप केमिकल रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म एंड सॉल्यूशन बिकम्स हॉट, यानी कि हीट भी यहां से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, हीट इवॉल्व्स आउट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या था, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कराए तो उसमें क्या हो, कलर में चेंजिंग है, कोई ना कोई कलर क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग कलर क्या क्या चेंज हो सकता है। जैसे आप लोग बचपन से ही कोई रिएक्शन पढ़ते आए होंगे, समझ में आया, कोई रिएक्शन पढ़ते आए होंगे, तो इसमें जैसे कॉपर सल्फेट का आपने नाम सुना है, या ये कह सकते हैं कि व्हेन आयरन नेल is dipped
into the copper sulfate when iron nail is dipped into the copper sulfate dipped into the copper sulfate solution, then the color of solution becomes green. वीडियो क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो यहाँ देख रहे हैं कि जब आयरन नेल को डिप किया गया है क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तब कलर ऑफ जो है सॉल्यूशन का कैसा रहता है, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। यानी कि आयरन नेल है ये। आयरन नेल कहने का मतलब क्या हुआ? आयरन नेल का है, आयरन पार्टिकल्स का है, कुछ भी का है, हमें यहाँ मतलब सिर्फ इसके आयरन सिंबल से है, आयरन से डिप करा रहे हैं। आयरन नेल इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का क्या होता है फॉर्मूला? कॉपर सल्फेट, कॉपर का सिंबल Cu, सल्फेट SO4, वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, 2 2 कट गया, क्या बन गया? CuSO4 रिएक्ट किया तो कलर ऑफ सॉल्यूशन ग्रीन हो गया। यानी क्या बनेगा आप खुद सोच सकते हैं, FeSO4 प्लस Cu बनेगा, क्योंकि यह कॉपर, देखिए यहाँ पे आयरन जो है यह कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यह आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़े होंगे, फिर पढ़ना है, आगे देखते हैं। फिलहाल याद रखिए कि आयरन जो है वह कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसके सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बना लिया, यानी फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर बना लिया। तो इस आयरन का कलर कैसा होता है? ग्रे होता है, ब्लैक ग्रे कर सकते हैं। इसका कलर ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू, नीला। और ये फेरस सल्फेट जो बना है इसका कलर ग्रीन हो गया, यानी हरा हो गया। सॉल्यूशन कैसा हो गया? हरा कलर का हो गया। और ये कॉपर कैसा कलर का होता है? रेड ब्राउन। अब पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं, बस वही एग्जांपल देख लीजिए। तो ये रहा चेंज इन कलर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा देखते हैं चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे हो रहा है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि घी जला तो क्या बन गया? लिक्विड से गया सीधे गैस बन गया। तो उसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। जैसे आप फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को आप एयर के प्रेजेंस में छोड़ दे तो क्या बनाता है? ये फास्फोरस जलेगा तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। फास्फोरस क्या है? सॉलिड है। व्हाइट क्या है? सॉलिड है। ये व्हाइट सॉलिड है और इसको रिएक्शन से बचाने के लिए कहाँ डुबा के रखा जाता है? पानी में रखा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के टुवर्ड्स हाईली रिएक्टिव होता है। कौन? व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट सॉलिड है और ये सॉलिड है आपका, और ये क्या है? ऑक्सीजन गैस है। तो बन क्या गया? P2O5 एयर में जल के बना, ये भी क्या बना? गैस बना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये व्हाइट फास्फोरस सॉलिड था, ये गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाया। फास्फोरस ऑक्साइड 5 है, ऑक्साइड 5 टाइम्स है, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड गैस बनाया, यानी कि गैसेस स्टेट में चला गया सॉलिड से। आप दूसरा भी देख सकते हैं, कैम्फर जलाते हैं, कपूर, घर में पूजा करते हैं, घर पे कपूर जलाते हैं, जल के पूरा गैस बन जाता है। सॉलिड जलाए और सीधे गैस बन गया, यानी सॉलिड सीधे कहाँ चला गया? गैस में चला गया। तो ये भी क्या हुआ? चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ। तो इसको आप बैलेंस कर दीजिए बस केमिस्ट्री की भाषा में। यहाँ 5 टाइम ऑक्सीजन है, इसको 10 टाइम्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इवन नंबर को इजीली बैलेंस किया जा सकता है। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 टाइम्स फास्फोरस, 4 टाइम्स फास्फोरस कर दिए। कैम्फर को जलाइए तो भी यही आपका मिलेगा कि सीधे जलेगा और गैस बन जाएगा सॉलिड से।
आइए अनदर देखते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल, जो वैक्स का वेपर होता है वो जलता है, या मेल्टिंग ऑफ कैंडल का जो वैक्स है, जो वैक्स जो मेल्ट होगा वो भी क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा कि नहीं होगा कुछ पल के लिए, ये भी नेक्स्ट देखते हैं पांचवा लास्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है कि किसी सॉलिड सब्सटेंस का बनना। आप वैसा कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी ये भी क्या है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए यहां हम कहेंगे कि एक एग्जांपल देते हैं आपको, when lead nitrate reacts with potassium iodide, then lead iodide and potassium nitrate फॉर्म। हमने इस रिएक्शन को तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो लीड आयोडाइड बनेगा ये येलो सॉलिड बनता है। कैसा बनता है? येलो सॉलिड बनेगा। ये येलो सॉलिड होता है ये। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि लेड नाइट्रेट, तो लेड का क्या होता है इसको मिटाते हैं। आइए देखते हैं इसको ऊपर लिखते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है हमको। लेड नाइट्रेट, तो लेड का सिंबल होता है Pb वैलेंसी 2, नाइट्रेट का NO3 वैलेंसी 1, ये 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो क्या बन गया लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस रिएक्ट्स विद पोटासियम आयोडाइड। तो पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड कैसे लिखेंगे? पोटासियम का भी K होता है सिंबल, 1 वैलेंसी, आयोडाइड का वैलेंसी 1 1 नहीं लिखेंगे, क्या ही लिख दिए। क्या बन रहा है? पोटासियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। तो लेड लिखना है, लेड आयोडाइड लिखना है हमको, ये लेड आयोडाइड। तो Pb हो गया, लेड वैलेंसी 2, आयोडाइड का वैलेंसी 1, इसके नीचे क्या बन गया लेड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम का K सिंबल वैलेंसी 1, नाइट्रेट का NO3 वैलेंसी 1, क्या बन गया KNO3 बन गया। अब इसको हमको क्या करना होगा? सिर्फ बैलेंस करना होगा, बैलेंस करना होगा। देखिए कैसे हो जाता है बैलेंस, इसको कर देते हैं अभी। यहाँ पे NO3 2 टाइम्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। I 2 टाइम्स है और ये NO3 2 टाइम्स हो चुका है, लेड अकेला अकेला है, I 2 टाइम्स है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये जो लेड आयोडाइड है ये कैसा बना है? येलो प्रिसिपिटेट बना। कैसा बना? येलो प्रिसिपिटेट बना, यानी कि येलो सॉलिड बना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समाप्त हुए पांचों। कि लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराया तो लेड आयोडाइड बना जो येलो प्रिसिपिटेट है। ओके, और इस तरह से आपका ये वीडियो क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में, कि कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।